शब्दों के समूह को संक्षिप्त करना, संक्षेपण करना, छोटा करना या उनके रूप को छोटा रूप बना देना समास कहलाता है। आदाब, अभिनंदन, स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण श्रृंखला में समास की। देखिए, समास का जो अर्थ है वो है सम धन आस, अर्थात सम माने होता है पास और आस माने होता है बैठाना, अर्थात दो को पास पास बैठाना। यहाँ शब्द हैं, पद है, उनको पास पास बैठाना ही क्या है? समास। समास में मूल रूप से किया जाता है कंप्रेस, यानी छोटा, शब्द समूह को छोटा किया जाता है यथासंभव, जितना हो सके वो आपका समास कहलाता है। इसके यदि प्रकार की बात हो तो ये मूल रूप से 6 प्रकार का है। जैसे आपका अव्ययीभाव समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि और तत्पुरुष। चर्चा को करते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं कि जैसे रसोई के लिए घर, तो हम रसोई के लिए घर ना बोल के क्या कर देते हैं? रसोई घर। जैसे रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। जलयान, जल में चलने वाला यान, जल यान, सीधा सा बोल दिया। अर्थात उन पदों को हमने संक्षिप्त कर लिया जो सुनने में भी अच्छा है और लिखने में भी अच्छा है। संधि और समास में थोड़ा सा समानता है, वो ये, संधि में वर्णों के मेल होते हैं जबकि यहां शब्द या पदों के मेल होते हैं। सबसे पहला प्रकार है इसका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है, जो हमने पढ़ भी लिया है कि अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय या अविकारी, जिसमें लिंग वचन काल के कारण कोई प्रभाव नहीं होता, वह अपने मूल रूप में ही रहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। उन अव्ययों की सहायता से जब ये बनते हैं समास तो वो अव्ययीभाव समास होते हैं। जैसे यथा कर्म, कर्म के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यहां ये क्या है आपका? अव्यय है। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति ध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि। यहां प्रति क्या है? प्रति क्या है? अव्यय है। अब एक चीज और देखिए कि अव्यय से तो हम बात को समझ गए, पर कई बार शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है, उस स्थिति में भी अव्ययभाव समास होता है। और वह क्यों होता है आपको बता दूं। जैसे रातों रात, रात ही रात में, रात ही रात में। अब ये जो प्रथम रात लिखा है इसको अव्यय बना दिया गया और द्वितीय शब्द लिख दिया गया। जहां दो शब्दों की पुनरावृत्ति हो, ध्यान से समझिए, दो शब्द हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, समान शब्द हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उस स्थिति में प्रथम शब्द को अव्यय बना लिया जाता है और द्वितीय को हमें उसका संयोजक शब्द मान लेते हैं। रातों रात, रात ही रात में, तो पहला अव्यय है। घड़ी घड़ी मानी हर एक घड़ी, तो यहां इस घड़ी को अव्यय बना दिया गया। कानों कान, कान ही कान में। सुना सुनी, सुनने के बाद सुनना। पल पल, पल के बाद पल, यानी हर एक पल। एक एक, एक के बाद एक, तो ये एक एक। अब देखिए ये बात भी समझ में आ गई। अगला है कि कई बार उपसर्ग लगाकर भी, उपसर्ग से भी आप अव्ययीभाव समास देखते हैं। किस प्रकार? जैसे भर पेट, भर पेट, पेट भरकर। आ उपसर्ग है, मरण, आ मरण, मरने तक, मृत
मृत्यु होने तक या मरने तक। आमरण, ये आ यहां पर क्या कर रहा है, अव्यय का काम कर रहा है। उपसर्ग है आ। निरोग, रोग रहित, रोग रहित, निरोग। नी यहां क्या कर रहा है, अव्यय का काम कर रहा है। बाकायदे, बाकायदा का अर्थ है कायदा सहित। तो ये जो बा है उपसर्ग, वो क्या कर रहा है, अव्यय का काम कर रहा है। बेचैन, बेचैन, बिना चैन के, बिना चैन के। तो ये बे उपसर्ग जो है वो अव्यय का काम करता है। इस प्रकार आपका जो अव्ययीभाव समास है वो अव्ययों से बन जाता है, यानी इनमें अव्ययों से बनता है। तो प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है उस स्थिति में प्रथम पद को अव्यय मान लिया जाता है। जैसे रातों, रात, तो रात प्रथम बार जो लिखा है वो अव्यय के रूप में है और दूसरी बार सहायक है उसका। फिर उसके बाद यदि उपसर्ग लग जाए और उपसर्ग अव्यय का काम कर रहा है, जैसे बाकायदा, कायदे सहित, तो पहले बा यहां अव्यय का काम कर रहा है और कायदा सहायक हो गया उसका। इस प्रकार ये अव्ययीभाव समास होता है। समास का दूसरा है रूप द्वंद्व। अब देखिए द्वंद्व का अर्थ मैं आपको समझा दूं। द्वंद्व समास का मतलब ही जोड़ा है। द्वंद्व समास का मतलब जोड़ा। जैसे द्व है, इसमें द और व, द और व, यानी ये क्या हो गया, द और व का जोड़ा, द और व का जोड़ा। इस तरीके से समझ लेते हैं हम इस बात को, द और व का जोड़ा, द और व का जोड़ा, द्वंद्व समास। इसे जोड़ा है कह सकते हैं। और जैसे द के बाद यहां इसमें भी द है, तो द और द, वह है और वह के बाद इधर दूसरे में भी क्या है, वह है। तो वह और वह, द और द, और इसमें आ जाता है। तो ये भी आप याद रखें कि द्वंद्व में क्या होता है, जोड़ा होता है। जैसे द और वह का जोड़ा, द और वह का जोड़ा। अब जोड़ा है, उसके बाद देखिए कैसे, माता और पिता, माता और पिता, दाल और रोटी, जोड़ा है। अन्न और जल, अन्न जल, अन्न और जल। तन मन धन, जैसे दोस्तों तन मन धन, यहां दो शब्द हैं द्वंद्व समास में, पर जरूरी नहीं द्वंद्व समास में दो शब्द दिए हैं, इसमें तीन शब्द भी आ सकते हैं। और जब तीन आए तो उसका विग्रह कैसे किया जाता है वो आपको मैं बता दूं कि जैसे तन मन धन है, तो तन मन और धन। जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान। जैसे 93, 93 मतलब 3 और 90। आप यहां द्विगु में ना जाएं, क्योंकि यहां क्या है 3 और 90, और आ रहा है ना बीच में, तो 3 और 90 93 है। उसके बाद अगली बात हम करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक बात तो आप समझते हैं ना, विकल्प क्या किया जाता है, या तो ये या ये। अब की बार आपको या तो टीचर फर्स्ट ग्रेड बनना है या फिर सेकंड ग्रेड, या आपकी बार आरपीएससी में टीचर लगना है या फिर केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, एमपी टेट या यूपी टेट या अन्य स्टेट टेट, हरियाणा टेट वगैरह में आपको लगना है। तो या आ गया ना, जैसे मुझे डी ट्रिपल एस बी में टीचर लगना है या हरियाणा में लगना है, तो या आ गया। इसमें विकल्प होता है 2, ये करें अथवा ये करें। जैसे सुख या दुख, सुख दुख का होगा सुख या दुख। वैकल्पिक हो वहां दुख या लगा दिया जाता है। आज कल, आज या कल, 2 4। फिर वो द्वंद्व में चक्कर में मत पड़ना, 2 4 में क्या करते हैं, 2 या 4, 2 4 दिन की बात है। मतलब जैसे 2 या 4 दिन की बात है। जैसे मैं कहूं कि मुझे 100-200 रुपए दे दो, तो यहां 100-200 रुपए जो है वो
विशेषण का काम तो हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, पर यहाँ 100 या 200, 100 या 200 रुपए की बात की जा रही है। समाहार द्वंद्व है अगला, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि इसमें इसका विग्रह वैसे तो और से भी किया जाता है, किंतु इसमें क्या होता है विशेष बात कि अन्य कोई चीज शामिल होती है। समाहार सम्मिलित होता है कुछ और भी इसमें कुछ सम्मिलित होता है, जैसे हाथ पांव, हाथ पांव, तो यहां हाथ पांव आदि। हाथ पांव से मतलब ये नहीं सिर्फ हाथ या पांव ही, हाथ पांव से अर्थ है सिर भी है, जैसे शरीर के अन्य अंग भी हैं। तो यूं हाथ पांव, तो यह कहेंगे हाथ पांव आदि। बाल बच्चा, बाल बच्चे आदि। चाय पानी, चाय पानी आदि। तो यहां ये समाहार द्वंद्व है। अब अगली बात करेंगे समास की, जो है आपका द्विगु समास। द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है एवं वह संपूर्ण समुदाय की या समूह का हमें बोध कराता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक एवं वह संपूर्ण समुदाय या समूह का हमें बोध कराता है। उदाहरण के लिए जैसे नव रात्र, 9 रात्रियों का समाहार, 9 रात्रियों का समाहार। सप्ताह है 7 दिन का समाहार या समूह। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह है। चौबारा, 4 है जिसमें 12। पंचतंत्र, 5 है जिसके तंत्र या 5 है जिसमें तंत्र, जैसे तिरंगा, 3 रंग वाला। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। पर यहां मैं आपको एक खास चीज बता दूं, ये जो तिरंगा और चतुर्भुज है ये बहुब्रीहि समास में भी होते हैं, बहुब्रीहि समास में भी होते हैं, क्योंकि इनका एक अन्य अर्थ भी निकलता है, इसलिए इन्हें हम क्या कर लेते हैं, बहुब्रीहि समास में भी शामिल करते हैं। तो देख लिया आपने, इस प्रकार ये द्विगु समास होता है। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे के कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष को पढ़ेंगे। बड़े सरल हैं, बड़े सरल हैं, आसान। अभी देख लेते हैं, आप लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला अपना जो समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को समझने के लिए आप तो यही समझ लो सीधा सा कि कर्मधारय, कर्मधारय मतलब कर्म को धारण करने वाला कर्मधारय समास है। ये क्या करता है कि इसमें विशेषण होता है जो विशेषता बताता है। जैसे नील गाय, यानी नीली है जो गाय। और इसमें एक चीज याद रखें आप कि है जो, ये विग्रह में आता है जो विग्रह में आता है। नील गाय, नीली है जो गाय। महादेवी, महान है जो देवी है जो। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। परमाणु, परम है जो अणु, परमाणु। लाल टमाटर, लाल है जो टमाटर, लाल टमाटर। इस प्रकार है जो आ जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि उपमेय उपमान होता है, यानी जो विशेषता जिसकी बताई जाती है। जैसे मुख की विशेषता ये बताता है चंद्रमा, तो क्या कर देते हैं कि इस चंद्रमा को मुख के समान बता दिया जाता है, और यूं कहें तो उपमेय पूर्व में आ जाता है और उपमान बाद में आता है। जैसे मुख चंद्र, मुख के समान चंद्रमा, मुख के समान चंद्रमा, तो के समान चंद्रमा। भव सागर, भव समान सागर, कि भव जैसा सागर। चरण कमल, चरण है जो कमल, चरण है जो कमल। मुख है जो चंद्र, कमल भव है जो सागर,
इस प्रकार ये हो जाएगा। इसमें है चंद्र वदन। अब यहां क्या होता है, उपमान उपमेय, सीधा सा काम होता है कि चंद्र रूपी वदन, इसमें रूपी आ जाता है, क्या हो जाता है, रूपी। जैसे चंद्र वदन, चंद्र रूपी वदन, कमल नयन, कमल रूपी नयन, और कनक लता, तो कनक रूपी लता। इस प्रकार आपका कर्मधारय समास होता है, कर्म स्वयं ही धारण करके रखता है, कर्मधारय समास। अगला है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुत सारे, बहुत कुछ, अर्थ ही अलग अर्थ है इसमें, वो बहुत कुछ है अगर है तो, और नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें प्रथम और द्वितीय पद कोई भी प्रधान नहीं है, अर्थ यहां तीसरा ही निकलता है। जैसे कि त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तो यहां ध्यान रखने वाली बात, इसमें वाला है, जो, जिसका, जिसकी, वह इत्यादि क्या है, आते हैं विग्रह के दौरान। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला है, या तीन नेत्रों वाला है जो शिव, जो तीन नेत्रों वाला है शिव है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, वह जो गिरि को धारण करता है, गिरधर कृष्ण जी। दशानन, 10 है आनन जिसके, जिसका, जिसको, जिसके आगे ना हम, तो 10 है आनन जिसके, दशानन रावण हो गया। सिर कटा, सिर कटा, ये भी एक चीज समझने वाली बात, सिर जिसका, वह जिसका सिर कट गया, जिसका सिर कट गया, तो वह जिसका सिर कट गया जूझार होते हैं। समझ गए बात, विग्रह की बात समझ गए। अब अपना अंतिम समास है, वो होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में क्या होता है कि कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कुछ पदों को लुप्त कर लिया जाता है, और इसमें उपपद भी होते हैं। तो हम सबसे पहले देखें कि इसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। नोट करने वाली बात, तत्पुरुष दूसरा पद प्रधान। किस प्रकार, जैसे कि जेब कतरा, जेब कतरा में दूसरा पद जो है वो प्रधान है कतरा, क्योंकि इसका जो विग्रह करते हैं तो होता है जेब को कतरने वाला। तो जेब से तो कुछ नहीं समझ में आएगा, पर कतरने वाला है, इसका मतलब ये इसमें क्या है, प्रधान पद है। अब देखिए, जैसे जो इसमें कारक चिन्ह है, 6 प्रकार के तत्पुरुष होते हैं कारक चिन्ह के हिसाब से। इसमें कर्ता नहीं आता है और संबोधन नहीं आता, इसके अलावा सभी आते हैं। जैसे कर्म है वन गमन, तो वन को गमन, इसका कारक चिन्ह, वन को गमन, गमन, वन गमन। फिर करण कारक से तुलसी कृत, यानी तुलसी के द्वारा कृत, तो के द्वारा यहां लिख दोगे आप। रणभूमि, रण के लिए, भूमि संप्रदान के लिए। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो अपादान से। फिर है संबंध कारक, तो रामचरित, राम का चरित्र या राम का चरित्र। समझ गए ना बात को। अगला है जीव दया, जीव पर दया, अधिकरण पर, जीव पर दया। इस प्रकार ये आपके 6 प्रकार के कारक संबंधी तत्पुरुष समास है। फिर अगला समास है नियम तत्पुरुष। बहुत सीधा सरल है, जहां कहीं आपको उपसर्ग दिख जाए तो आप उसे, या संस्कृत उपसर्ग दिख जाए तो आप उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और पीछे का बना लेते हैं विग्रह। जैसे अनपढ़, न पढ़, न पढ़,
जैसे इसमें क्या किया जाता है कि प्रथम पद होता है वो हट जाता है और पीछे का लिख दिया जाता है। खास बात ये नकारात्मक होता है। कैसा होता है? नकारात्मक। न से नकारात्मक याद रखें आप, और अनपढ़ मतलब न पढ़, नकारात्मकता आ गई। लुप्त पद, यहां पद एक बीच में से लुप्त हो जाता है, फिर लिख देते हैं। जैसे दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ है जो बड़ा, दही में डूबा हुआ है जो बड़ा, तो बीच वाला हटा दिया तो क्या हो गया? दही बड़ा। समझ गए बात? अगला उपपद, उपपद, जैसे कि तत्पुरुष समास का ही नियम दूसरा क्या होता है? पद प्रधान होता है, पर यहां एक चीज और है, उपपद इसमें द्वितीय पद ही पूरे का अर्थ निर्भर करता है। इस द्वितीय पर ही क्या होता है? पूरे का अर्थ निर्भर होता है। किस प्रकार? जैसे स्वर्णकार, सोने का काम करने वाला, सोने का काम करने वाला। इस प्रकार आपका तत्पुरुष समास संपूर्ण हो गया। आशा करता हूं आज का जो अध्ययन का विषय है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम इस हिंदी व्याकरण श्रृंखला को लगातार जारी रखेंगे और मैं रोज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। प्रयास कर रहा हूं कि सुबह शाम दोनों टाइम एक एक वीडियो अपलोड किए जाएं, और इसके बाद हम एक अन्य विषय जीके की क्लासेस शुरू करेंगे। इंग्लिश की भी जल्द अपनी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। एक सर से बातचीत चल रही है, वो आएंगे जल्द अपने। और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही आप इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हम लगातार इसकी सीरीज को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।